ओके, सो जो ये सार्कोमेयर का टॉपिक था वो कौन से पोर्शन में था? लाइट बैंड, डार्क बैंड, इतना याद है तुम लोगों को कि कौन से पोर्शन में था? मैम मसल फाइबर्स में। यस, स्केलेटल मसल फाइबर्स का पोर्शन है ये, which includes actin, myosin, sarcomere, राइट? तो इसमें डायरेक्ट सार्कोमियर में जाने से पहले हम लोग एक बार स्लाइटली वी विल सी स्केलेटल मसल, ठीक है? 2-4 लाइन वी विल स्टार्ट विथ स्केलेटल मसल, देन वी विल मूव टू सार्कोमियर, एक्टिन, मायोसिन, जेड लाइन, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो जो स्केलेटल मसल है उसमें जो कंट्रैक्शन अकर होता है वो कैसे अकर होता है? ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ एवरी इन्वॉल्व्ड मसल। जितने भी स्केलेटल मसल इन्वॉल्व्ड है उस पर्टिकुलर एरिया में, राइट? बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे की कंट्रैक्शन हो रहा है, वहां जितने भी मसल इन्वॉल्व है वो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? सब एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तब कंट्रैक्शन होता है या तब रिलैक्स होता है हमारा मसल, ठीक है? स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल का आई गेस इतना तुम लोगों को याद होगा कि जो बाहर की जो कवरिंग होती है, स्केलेटल मसल्स आर लाइक द लॉन्गेस्ट मसल्स, है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था और ये बहुत सिंपल भी था, फिर भी एक क्विक रिवीजन कर रही हूँ मैं कि स्केलेटल मसल में क्या होता है, आपको माइक्रोफाइबर्स मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। इसमें न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस इन वन सेल इज मोर देन वन, क्योंकि जो स्केलेटल मसल होता है उसका लेंथ काफी ज्यादा होता है। इट कैन बी फाउंड अबाउट 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। सम स्केलेटल मसल्स आर 35 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑल्सो। तो सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं होता है, अगर मसल जितना उसका लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ओनली वन न्यूक्लियस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो कितने मसल्स होते हैं? एक से ज्यादा मसल्स आपको स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलेंगे। ओके, न्यूक्लियस हो गया, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। देन कम्स सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या होता है? जैसे हमारे जो आपने सेल पढ़ा है, सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही स्केलेटल मसल में जो होता है वो क्या होता है? सार्कोप्लाज्म होता है, ठीक है? सेम है जैसे जो साइटोप्लाज्म है ना, जैसे साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है, जिसमें भी क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो सब कुछ उसमें होता है, मतलब एक सरफेस होता है। तो सेम लाइक साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म होता है हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल में, ठीक है? स्केलेटल मसल्स में। फाइन। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हर एक जो हमारा स्केलेटल मसल है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज टर्म्ड एज सार्कोलीमा। तो ये एक क्विक डिस्क्रिप्शन हो गया आपका, सिर्फ एक सिंगल स्केलेटल मसल सेल में क्या क्या होता है। फाइन। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी एक जो हमारे बॉडी पार्ट में जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा स्केलेटल मसल में, दैट इज ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द इन्वॉल्व्ड मसल्स। जितने भी मसल्स वहां पे हैं, जितने भी स्केलेटल मसल उस एक पर्टिकुलर पार्ट में है, अगर सब कोऑर्डिनेशन में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारी बॉडी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, ठीक है? सो नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में ही अभी बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। व्हेन वी विल सी द स्केलेटल मसल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो हमारा स्केलेटल मसल है वो कौन से शेप का दिखता है? सिलेंड्रिकल शेप का, रफली सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है? एंड दीज सेल्स आर कैसे अरेंज कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है? पैरेलल अरेंज होते हैं। जैसे हम पाइप्स को, बहुत सारे पाइप को, सॉरी, अगर बहुत सारे पाइप को आप एक साथ बांध के रखो तो कैसा स्ट्रक्चर टाइप का फॉर्म होता है ना? रफली रफली समवट रिलेटेड टू दैट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है?
और जैसे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है या जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या दिखेंगे, ऑल्टरनेट डार्क स्ट्रिप्स या डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स दिखते हैं। मतलब कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा, जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो कहीं पे आपको डार्क स्ट्रिप दिखाई देगा, कहीं पे आपको लाइट स्ट्रिप दिखाई देगा। ठीक है, इस मसल्स के अंदर जो ये अरेंजमेंट ऑफ मसल्स है उसके अंदर। और जो एक एक मसल फाइबर हो सकता है या एक मसल होता है, वो कितना लंबा हो सकता है, मैक्सिमम है 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। न्यूक्लियस भी मोर देन 1 हो सकता है। एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जो साइटोप्लाज्म होता है हमारे मसल सेल का, दैट इज टर्म्ड एज सार्कोप्लाज्म। ओके, सार्कोप्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। एंड दिस सार्कोप्लाज्म, इन सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, आर पैक्ड विथ tiny filaments running longitudinally along the length of the muscles। इसमें छोटे छोटे फिलामेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जो ये सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर क्या मिलेंगे, छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं जो कि थ्रू आउट द लेंथ होते हैं। ठीक है, जो एक स्केलेटल मसल का जितना भी उसका लेंथ होगा, मैक्सिमम 35 होता है, बट लेस देन 35 जितना भी अगर उसका लेंथ है या फिर 35 जो भी उसका लेंथ है, उसके अलोंग द लेंथ छोटे छोटे फिलामेंट्स आपको मिलेंगे। उस सार्कोप्लाज्म में डिप उस आपको क्या मिलेंगे, फिलामेंट्स मिलेंगे। ठीक है, these are the contractile filaments। अब ये क्या होते हैं, these are called contractile filaments। अब इसमें क्या क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स है जो कि आ जाएगा एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, विच वी विल डिस्कस। इसके साथ साथ आपको इसी सार्कोप्लाज्म में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी के लिए, एनर्जी देने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी में जो भी सेल है या मसल्स है उसको कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को, है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ये क्या फॉर्म करता है, एटीपी रिलीज करता है या एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे मसल्स को या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फाइन। इसके साथ साथ अभी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है हमारे सार्कोप्लाज्म में। इसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे सार्कोप्लाज्म में और इन अ स्केलेटल मसल। नाउ व्हाट्स माइकोप्लाज्म, दिस मायोग्लोबिन डज, जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट है वो क्या करता है, इट एक्ट्स जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल। जैसे रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, वैसा ही एक्ट करता है मायोग्लोबिन इन आवर स्केलेटल मसल। फाइन। तो ये अब मसल्स में क्या करता है, दिस ऑक्सीजन इन मसल्स, दिस मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल। ठीक है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। तो जैसे हमारा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में वर्क करता है, वैसे मायोग्लोबिन वर्क इन आवर स्केलेटल मसल। There are extensive intracellular stores of calcium which is released into the sarcoplasm by nervous stimulation of muscle and is essential for the contractile activity of the myofilaments। अब हमारे बॉडी में क्या होता है ना, हमारे जो ये स्केलेटल मसल्स है इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैल्शियम, स्टोर्ड कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो कब रिलीज होगा, जनरली वो रिलीज नहीं होता है कैल्शियम। द कैल्शियम विल ओनली रिलीज जब हमारे बॉडी में नर्व स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, नर्व स्टिमुलेशन है, किसी तरह के का कॉन्ट्रैक्शन का एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है बॉडी में, तो क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। तो क्या क्या मेन सब्सटेंस जो आपको स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या है,
cytoplasm of the cell, cytoplasm of muscles, that is called as sarcoplasm. ठीक है, सार्कोप्लाज्म के अंदर अब हमको क्या क्या मिलेगा? एक तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कैसे प्रोड्यूस करता है? थ्रू द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रिएक्शन के थ्रू साइकिल में जाकर के ये क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी रिलीज करता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे एक एक सेल को, एक एक मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या होता है? मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है? सेल, जो हमारा स्केलेटल मसल है उसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज स्टोर्ड कैल्शियम होता है। ठीक है, जो कब रिलीज होगा? जनरली दे आर नॉट रिलीज, दे विल ओनली रिलीज थ्रू द नर्वस स्टिमुलेशन। जब हमारा नर्वस स्टिमुलेशन होगा तभी कैल्शियम रिलीज होगा। ठीक है, और कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस माइक्रोफिलामेंट्स। जितने भी हमारे जो मसल सेल है ना, स्केलेटल मसल के जो भी सेल है, उसका कंट्रैक्शन में कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी में तो क्या होता है? बहुत इजीली आपको पेशेंट कंप्लेन करेगा कि बॉडी में पेन है, मसल पेन बहुत ज्यादा है पेशेंट को। अगर ज्यादा ही कैल्शियम की कमी होगी, अगर आप सीरम कैल्शियम, जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? 8.5 टू 12 mg/dl। ठीक है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे, अगर आपको कैल्शियम का, आपके बॉडी में कैल्शियम सफिशिएंट है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कराते हैं? सीरम कैल्शियम लेवल एग्जामिनेशन करवाते हैं। ठीक है, और ब्लड कैल्शियम लेवल एग्जामिनेशन। तो उसमें अगर आपका कैल्शियम का लेवल 8.5 टू 12 mg/dl आ रहा है, तो इट मीन्स यू आर अंडर द नॉर्मल रेंज। अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। फाइन, तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है? इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, है ना, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? बॉडी पेन होगा पेशेंट को। ठीक है, एंड दिस जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स पेन भी होने लग जाते हैं अगर एक्सेसिव कम है। इन सम केसेस आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी बॉडी में ब्लू पैचेस पड़ जाते हैं। जैसे आप अचानक से आप देख रहे हो कि आपके हाथ में कहीं ब्लू कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है एकदम, है ना, या फिर पैरों में हो गया। यस मैम। हाँ, तो वो भी वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और कैल्शियम कम है, तो वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाता उस जगह पे, और क्या हो जाता है फिर? वो ब्लू डिस्कलरेशन। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो तो बहुत लंबा मैकेनिज्म, बट अगर कैल्शियम की कमी है और बहुत ज्यादा कमी है तो भी ये ब्लू डिस्कलरेशन छोटे छोटे पैचेस में होता है। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में होने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे टाइप का कोई सिम्टम्स आ रहा है, जैसे कोई आपने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया बट बॉडी में पेन है, मसल पेन है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मसल्स के अंदर पेन है, एक पेन को अगर आप ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का तो हर कोई डिफरेंशिएट कर पाता है, राइट? कि डीप पेन है, बोन बोन में पेन हो रहा है या फिर मसल्स में पेन है, तो दैट विल बी मसल पेन। और अगर जॉइंट पेन है तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। एक बार एग्जामिन करवाना जरूरी है। अगर ऐसे टाइप का ब्लू पैचेस पड़ रहे हैं तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया, स्ट्रक्चर तक समझ में आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्टिन, मायोसिन एंड सार्कोमियर्स। यहाँ तक समझ में आया जितना भी मैंने बताया है? यस मैम। हाँ, now we will start with actin, myosin and sarcomere. So what is actin, myosin and what is sarcomere? तो यही मेन है। ठीक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है और ये बहुत सिंपल भी है, बस थोड़ा ध्यान से सुनना। There are two types of contractile microfilaments within the muscles fiber called thick and thin. अभी मैंने बताया ना आपको कि जो सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर थ्रू आउट द लेंथ क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी टाइनी फिलामेंट्स फिल होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। तो ये फिलामेंट्स क्या होते हैं? मेनली दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। ठीक है, एक होता है थिक, एक होता है थिन।
द थिक फिलामेंट, और ये जो थिक एंड थिन है ना, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है। जैसे एक जगह पे थिक है तो फिर थिन आएगा, फिर थिन है तो फिर थिक, थिक थिन, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर, यू विल सी इन स्केलेटल मसल। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स का इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखेगा, ऑल्टरनेट होते हैं ये सब अरेंज। ठीक है, और रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेडली होंगे। द थिक फिलामेंट्स विच आर मेड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। अब जो इसमें थिक फिलामेंट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन? दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज मायोसिन। तो इसको, इसलिए इस थिक फिलामेंट को मायोसिन भी बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दैट। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इस थिक फिलामेंट को भी मायोसिन बोला जाता है। ठीक है, कभी कभार, या फिर डार्क बैंड। यही जो थिक फिलामेंट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क बैंड, क्योंकि आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, जहां पे मायोसिन है या फिर जहां पे ये थिक फिलामेंट है, वहां पे थोड़ा डार्क पैचेस दिखाई देता है, और जहां पे एक्टिन है वहां पे लाइट पैचेस दिखाई देता है। ठीक है, तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये भी बोला जाता है मायोसिन एंड एक्टिन, एंड थिक एंड थिन, ये भी बोला जाता है। ठीक है, द थिक फिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन corresponds टू द डार्क बैंड सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो ये मायोसिन जो है, जो कि प्रोटीन का नाम है, उसको ही मायोसिन भी बोलते हैं। सो ये अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये डार्क दिखाई देगा आपको, थिक होता है ये बिकॉज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो दूसरा फिलामेंट है दैट इज थिन फिलामेंट। द थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। जो दूसरा फिलामेंट है वो भी किसका बना है? प्रोटीन का ही बना है, बट दैट प्रोटीन इज एक्टिन, वो एक्टिन प्रोटीन का बना है। वेयर ओनली these are present, the bands are light in appearance। और जहां पे ये एक्टिन जो होगा, प्रेजेंट होगा, वहां पे जो बैंड्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे? लाइट, लाइट इन कलर। ठीक है, हल्के कलर के दिखाई देंगे। सो ईच सार्कोमियर इज बॉन्डेड at each end by a dense strip called the Z line, to which the myosin fibers are attached, and the line in the middle of the sarcomere are the actin filaments overlapping with the myosin। अब देखो, हर एक जो सार्कोमियर है, ठीक है, एक एक जो स्ट्रैंड आ रहा है, जो सार्कोमियर है, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? एक डेंस, डेंस जैसे ना, जहां पे दो सार्कोमेयर अटैच हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको एक थोड़ा डेंस टाइप ऑफ आपको थिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी कि स्ट्राइप टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि एक धागा जैसा, जो कि थोड़ा डार्क कलर का होगा, वैसा दिखाई देगा स्ट्राइप, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, अब जेड लाइन के साइड में एडजेसेंट क्या होता है? ऑलवेज मायोसिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक आप लगा के चलो, एक सार्कोमियर है, ठीक है, एक सार्कोमियर है विच इज अटैच टू ए दूसरा, सेकेंड सार्कोमियर। सार्कोमियर भी आपस में अटैच होते हैं ना, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट? तो जो ये वन साइकोमियर अटैच्ड विद अदर साइकोमियर, जो जहां पे ये जो जंक्शन हो रहा है ना साइकोमियर का, सॉरी सार्कोमियर का, उसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन। जो कि जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो थोड़ा डार्क दिखाई देगा आपको, डार्क स्ट्राइप टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे एक सार्कोमियर है, उसका जो साइड में बीच में क्या होगा? हमेशा एक्टिन होगा, और साइड साइड में क्या होगा? मायोसिन होगा। तो जो अटैच हो रहा है वो क्या हो रहा है? मीन्स अगर साइड साइड में, अगर आपने जैसे, अगर आपके हाथ में अगर एक पेन है, तो आप साइड साइड में क्या है? मायोसिन है। ठीक है, ये जैसे अगर आपके हाथ में अभी पेन है, तो उसको, पेन को बीच से पकड़ के देखो, तो जो साइड साइड में है ना, वो क्या है? मायोसिन है। ठीक है, और जो बीच में है वो है एक्टिन। तो जब अटैच होगा तो साइड से ही तो अटैच होगा ना, अगर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो साइड साइड से अटैच होगा। तो जब अटैच हो रहा है तो जैसे दो, अगर आप दो पेन को हट उसका टिप टू टिप अटैच करते हो, तो क्या होगा? बीच में जो जहां अटैच हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, और जो जेड लाइन के अगल बगल में क्या है? क्योंकि उसका टिप है, एंड पॉइंट है, तो क्या है? मायोसिन है। ठीक है, और बीच में क्या होगा? एक्टिन प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया?
Yes, ma'am. ओके, तो अभी देखो जैसे ही हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, ये जो मायोसिन है ना, जो साइड साइड में, वो ओवरलैप्स कर जाते हैं। जैसे जब हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय क्या होगा, सारी चीजें वर्क करेंगी। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने लगेगा, एटीपी रिलीज करेगा, है ना। मायोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को होल्ड करेगा, बिकॉज क्या चाहिए उसको, अभी फर्दर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अलोंग विद इट हमारे बॉडी में कैल्शियम भी रिलीज होगा, ठीक है। तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो, कि मसल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब मसल्स क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही तो ये होता है ना। तो जैसे ही मसल्स विल कम क्लोजर, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, कंसाइज्ड हो जाती है ना, अपने साइज से थोड़ी छोटी होने लग जाती है। तो जैसे ही मसल्स एक दूसरे के साथ में आने लगेंगे, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, मायोसिन ओवरलैप कर देता है। तो क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वैसे अगर आप नेकेड आई से देखोगे, मतलब आपने आईज कोई चीज माइक्रोस्कोप या कोई चीज यूज नहीं किया है, तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बट अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो जहां पे ये मायोसिन ओवरलैप कर देता है ना, तो वहां पे भी क्या बनता है, डार्क पैचेस बनने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखोगे, जो ये आप कलर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स बाइंडिंग पैटर्न ऑफ मल्टीपल माइट्रोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो आपने देखो, मायोसिन, सार्कोलीमा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एक्टिन, इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें आपको जेड लाइन दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो जो जब वो ओवरलैप करेगा, तो वहां पे क्या होगा, एक डार्क टाइप का बैंड बनने लग जाएगा, ठीक है, और ज्यादा डार्क हो जाएगा। वो बैंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो मायोसिन है वो डार्क पैच क्रिएट करता है। अब जब मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कंट्रैक्शन होने का मतलब क्या, ओवरलैप हो जाएगा ना, एक दूसरे के ऊपर कंट्रैक्ट करने लग जाएगा, मतलब ओवरलैप्स हो जाएगा। तो क्या होगा, और ज्यादा डार्क फिलामेंट दिखने लग जाता है, ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे। और जिस जगह पे एक्टिन है वो लाइट ही रहेगा, क्योंकि एक्टिन एक तो बीच में आ रहा है, तो उसके ऊपर तो कोई ओवरलैप्स नहीं होगा ना, बीच में है तो ओवरलैप नहीं होगा। जो साइड साइड में है वो ओवरलैप कर सकते हैं, बट जो बीच में वो तो ओवरलैप नहीं करते, वो दैट विल रिमेन द सेम, एक्टिन लाइट ही दिखाई देगा। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, तो मायोसिन एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन और ज्यादा डार्क दिखने लग जाता है। नॉर्मल है तो भी मायोसिन इज डार्कर देन एक्टिन, कंपैरेटिवली डार्कर देन एक्टिन। बट जब आप कंट्रैक्शन के टाइम पे आप देखोगे, तो और बहुत डार्क दिखने लगेगा, ठीक है। नाउ वी विल सी कंट्रैक्ट। अच्छा, इतना समझ में आया, ये एक्टिन, मायोसिन और सार्कोमियर, इतना समझ में आया। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ देयर कम्स कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन को समझने के लिए आपको समझने की जरूरत है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे कि हमको न्यूरो एंड मस्कुलर जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर इसका जो ये जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको ही अगर डिवाइड करो तो इसी का डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जहाँ पे द साइनेप्स बिटवीन मोटर एंड स्केलेटल मसल्स, जहाँ पे मोटर मसल्स और स्केलेटल मसल्स का साइनेप्स हो रहा है, जहाँ पे जो दोनों फाइबर मिल रहे हैं, और क्या हो रहा है, साइनेप्स होने की वजह से किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, नर्व फाइबर का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है और नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो दैट जंक्शन, जहाँ पे नर्व, मोटर नर्व और स्केलेटल मसल का जो फाइबर है वो मिलता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन किसका हो रहा है, Neurons का. यस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओके। तो जब भी हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन होता है, so the skeletal muscle cell contracts in response to stimulation from a nerve fiber, ठीक है। जैसे ही हमारे स्केलेटल मसल कब कंट्रैक्ट करेगा, जैसे ही उसको सिग्नल्स मिलते हैं, स्केलेटल मसल को सिग्नल मिला नर्व फाइबर्स के थ्रू, तो वो क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, जैसे अगर एक
एक स्केलेटल मसल का लेंथ अगर मैंने बताया मैक्सिमम कितना होता है 35 सेंटीमीटर होता है, तो वो इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो हाफ ऑफ द लेंथ हो जाए। 35 सेंटीमीटर का है ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा, कितना आएगा 17.2। इतना 17.2 सेंटीमीटर इतना छोटा हो जाएगा वो, मतलब इतना कैपेसिटी होता है कि हाफ ऑफ द लेंथ हो जाता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा स्केलेटल मसल, तो इट हैज द कैपेसिटी दैट इट गोज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ होता है ना उसका हाफ तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. एंड नाउ जब जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और जो ये नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे तो फिर क्या होगा, उस समय ही हमारा कैल्शियम भी ट्रिगर होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑल्सो गेट ट्रिगर्स। नाउ व्हाट, कैल्शियम ट्रिगर हो गया, इसका मतलब हमारे मसल्स में क्या हो गया, कैल्शियम रिलीज हो गया, जो स्टोर्ड कैल्शियम था वो रिलीज हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट दिस कैल्शियम विल डू, जो रिलीज हो चुका है वो क्या करेगा, कैल्शियम ट्रिगर्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू द एक्टिन फिलामेंट नेक्स्ट टू इट, फॉर्मिंग सो कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब ये मायोसिन और एक्टिन को जोड़ के रखता है, ठीक है, बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मायोसिन और एक्टिन अलग अलग हो गए ये फिलामेंट्स, तो ये क्या होंगे, कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कंट्रैक्ट होने के लिए आपको साथ में ही आना पड़ेगा, राइट, ओवरलैप होना है, मतलब साथ में भी डिस्टेंसली नहीं आना, मतलब ऐसे एज ए थ्रेड, जैसे एक धागा है उसकी तरह भी नहीं आना, उसको भी ओवरलैप कर दो। जैसे धागे को भी आप एकदम छोटा कर दोगे तो इतना मतलब पास में आना है, राइट। सो तो जैसे जैसे एक्टिन मायोसिन का जो एक स्ट्रैंड टाइप का बन रहा है, एक थ्रेड जैसा बन रहा है, ठीक है, एक धागे जैसा बन रहा है, जैसे एक्टिन है फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ऐसे करते 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 एक लॉन्ग थ्रेड काइंड ऑफ बना हुआ है। ठीक है, जब कंट्रैक्शन होगा तो उसको आप उस धागे को अगर आप ऐसे छोटा कर दो, उसको ऐसे सिकुड़ के छोटा कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक छोटा सा कॉइल टाइप का बन जाएगा ना, या फिर स्मॉल हो जाएगा वो, ठीक है, कंसाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, एक के ऊपर एक क्या आ रहा है, या फिर क्रॉस क्या कर रहा है, एक्टिन और मायोसिन जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब एक साथ में आ जाएंगे, राइट, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो वो उस समय क्या बनाता है, ये क्रॉस ब्रिज बनाता है। आया समझ में कुछ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Yes, ma'am. वेट करो हाँ, एक मैं व्हाइट बोर्ड में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. बट आई कांट राइट, मुझे शो तो हो रहा है पर इसमें लिखा नहीं जा रहा है। ओके, इन प्रोग्रेस है, वेट, मतलब आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया है, बट अगर ये चल गया तो थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाने से थोड़ा इजीली तुमको समझ में आएगा। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये वर्क नहीं करने वाला। इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है अभी, लेट इट बी, कोई बात नहीं, छोड़ो। सो समझ में आया तुम लोगों को, आया क्या, रुक जाओ एक सेकंड।
आया समझ में कि नहीं आया? Yes, ma'am. आप जैसे आप एक धागा पकड़ लो, ठीक है? अब आपने धागा पकड़ा हुआ है, तो उसको आप ऐसे समझो कि जो धागा है उसमें 2 कलर के, मतलब जो एक स्ट्रैंड है उसमें 2 कलर है, ठीक है? एक आप लगा लो कि ब्लैक है, एक व्हाइट है, ठीक है? जो ब्लैक है वो मायोसिन है और जो व्हाइट है वो क्या है? एक्टिन है। तो ब्लैक व्हाइट, फिर ब्लैक व्हाइट, फिर ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ऐसे करके पूरा एक कंप्लीट धागा है, ठीक है? तो अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उसको छोटा कर दोगे उस धागे को लेंथ वाइज, राउंड राउंड नहीं करना है, ठीक है? ऐसे उसका क्या बोलते हैं वो वो गुच्छा टाइप जैसा नहीं बनाना है, बट उसको जो स्ट्रेट है ना उसी में उसको छोटा कर देना है। तो क्या होगा, वो जो ब्लैक व्हाइट वो क्रॉस ओवर करेगा ना कहीं जा करके, तो एक सर्टेन साइज में आने के बाद, क्योंकि आधे तक आप एक जो स्केलेटल मसल का जो पूरा फुल लेंथ है ना उसमें आप उसका जो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हाफ ऑफ इट्स लेंथ हो जाता है। तो जब आधा अगर आप उस थ्रेड को कंप्रेस कर दोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉस ओवर करेगा ना, तब वो क्या बनाता है, जहां पे ये क्रॉस ओवर करने लगता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। और जैसे ये क्रॉस ब्रिज बनेगा तो अब जो जेड लाइन है वो भी क्या हो जाएगा, और क्लोजर आ जाएगा, ठीक है? जेड लाइन जो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या होगा, इट विल कम मोर क्लोजर। और जो हमारा सार्कोलीमा है, जो सार्कोलीमा है या सार्कोमियर है, उसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं, और जैसे अगर सिर्फ एक फाइव, जब हमारा मसल, जब हम सपोज करो हम वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सिर्फ एक मसल या सिंगल स्ट्रैंड तो वर्क नहीं करता है ना, ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करते हैं। तो जब ये ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क करते हैं एक साथ में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या ये रिलैक्स करते हैं, है ना, और जिस समय जो मैंने अभी तुमको पूरा एक्सप्लेन किया, ये क्रॉस ब्रिज बनना, ये जेड लाइन क्लोज आना, है ना, ये सब चीज जब एक साथ होती है, इन ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, तो दिस थ्योरी इज टर्म्ड एज, तो ये इस जब ये सब चीज एक साथ में होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक थ्योरी का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, SLIDING, स्लाइडिंग फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट थ्योरी। और जैसे ही हमारा मसल्स रिलैक्स करेगा, जैसे ही नर्व स्टिमुलेशन बंद हो गया, जैसे ही हमारे नर्व फाइबर्स से स्टिमुलेशन होना बंद हो गया, सिग्नल्स आना बंद हो गया, हमारा क्या होता है, मसल्स खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है मतलब फिर से अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो बेसिकली जो स्केलेटल मसल है, इट्स लाइक, अगर आप इलास्टिक को देखो तो उसके जैसा है, ठीक है? मतलब इलास्टिक को हमको खींचना पड़ता है तब वो लंबा होगा, बट ऑलरेडी स्केलेटल मसल इज हैव इट्स ओन लेंथ, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो बिकेम स्मॉलर इन साइज, ठीक है? और जैसे ही हमारा नर्व स्टिमुलेशन हुआ, सिग्नल मिला कि मतलब नर्व स्टिमुलेशन होना बंद हुआ, ये सिग्नल है, जैसे स्टिमुलेशन होना बंद हुआ, इसका ये सिग्नल है कि अब रिलैक्स हो जाना है। अब बॉडी को, मतलब उस मसल्स को रिलैक्स हो जाना है, तो मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और जो रिलीज्ड कैल्शियम था वो भी क्या हो जाता है, अपने स्पेस में वापस चला जाता है। कहाँ पे स्टोर्ड रहता है वो, इंट्रासेलुलर स्पेस में स्टोर्ड रहता है, तो दैट इज पम्प्ड बैक इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस, द कैल्शियम इज पम्प्ड बैक, अब वापस अपने इंट्रासेलुलर स्पेस में कैल्शियम भी चला जाता है। और जो हमारा क्रॉस ब्रिज बना है, जो एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बना था, वो भी ब्रेक हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वापस से अपने पोजीशन में आ जाता है। द थ्रेड हमने जिस जिस धागे को छोटा कर दिया था, है ना, फिर से वो अपना पूरा फुल लेंथ में आ जाएगा वापस। फाइन। Yes, ma'am. They then slide back into their starting position, lengthening the sarcomere and
रिटर्निंग द मसल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। और जैसे कंट्रैक्शन का ये जो पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा स्केलेटल मसल है वो वापस से अपने पोजीशन में चला जाएगा, उसका लेंथ भी पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम अपने स्पेस में, कैल्शियम पंप बैक होकर के वापस से अपना इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट तभी है जब कंट्रैक्शन होना होगा। रिलैक्स होने के बाद अगर कंट्रैक्शन दोबारा से नहीं होना है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वापस से इंट्रासेलुलर स्पेस में चला जाएगा और ये प्रोसेस फिर से कैसा हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जितना भी जो प्रोसेस हमने पढ़ा उस वो किसके अंदर आ जाता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर आ जाता है। अब इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये अभिनंदन ने मुझे ये टॉपिक दिया था, सो दिस इज कंप्लीटेड। आई होप अभिनंदन को समझ में आया है। यस मैम। ओके। और बाकी स्टूडेंट्स को जैसे मैंने बोला है, आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ लेना मुझे। आज 6 o'clock तक का टाइम है, टॉपिक्स इकट्ठा करो एंड गिव इट टू मी। हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। Okay, फाइन। ma'am. एक बार तुम लोग का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं तुम लोगों को इसमें क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं ये सारा हम करना स्टार्ट करेंगे फिर। तो जितनी जल्दी हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाए या रिवीजन कंप्लीट हो जाए वो ज्यादा बेटर है। फिर हम कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या मल्टीपल चॉइस में कौन कौन सा आ सकता है, क्योंकि तुम लोगों का मल्टीपल चॉइस का फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, 15-20 मार्क्स के आते हैं ना, 15 मार्क्स तक के आते हैं आई गेस। तो अगर 15 Yes, ma'am. मार्क्स भी तुम लोग करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर 15 मार्क्स में से आउट ऑफ 15 अगर तुमको 13 या 12 मार्क्स भी आ गए तो तुम बहुत इजी हो जाता है ना अच्छे नंबर लेना। तो अगर हम प्रैक्टिस करके रखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो आकांक्षा और Yes, ma'am. कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आकांक्षा एंड दिस अभिनंदन ओनली, ठीक है। आकांक्षा, अभिनंदन, आप दोनों जितने भी स्टूडेंट जो ग्रुप में डिस्कशन होगा, जितने भी टॉपिक्स देंगे, ओनली अभी आपको सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल का ही देना है, ठीक है टॉपिक्स। तो आप लोग देखना कोई टॉपिक रिपीट तो नहीं हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखना और फिर मुझे वो फिल्टर आउट करके मुझे भेज देना है, ठीक है। 6 बजे तक यू हैव टू सेंड मी। 1 घंटा डिस्कस करो, उसके बाद फिर मुझे भेज दो। फाइन। Okay, ma'am. ओके ठीक है, दैट्स इतना ही है, आज का क्लास इतना ही हो गया। और नेक्स्ट वी विल सी ऑन नेक्स्ट वीक होगा अभी तो, क्योंकि कल तो आपके साथ मेरी क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट वीक वी विल सी। ओके। बट आज भेजना है तुम लोगों को, ठीक है, जैसे भी भेजना, मुझे 6 बजे तक भेज देना है टॉपिक्स। ओके देन, Thank you, ma'am. थैंक यू।